वर्ष 2014 की बात करें या लोकसभा 2019 चुनाव की बात करें, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने जनता के सामने आर्थिक मोर्चे पर कई बड़े बड़े लुभावने वादे और दावे किए थे। आज जब 7 वर्ष बीत चुके हैं तो आज हम जनता और हमारे देश को जानने की ज़रूरत है कि हमारे विकास का पहिया कितना आगे जा चुका है। हमारी एक खास पेशकश इसी पर आधारित है, जहां भाजपा ने चुनावी एजेंडे पर लोगों से कई बड़े बड़े वादे किए थे, जिनमें महंगाई घटेगी, बेरोजगारी दर घटाए जाएंगे, विकास की दर 10% तक बढ़ेगी और साथ ही साथ विदेशों से काला धन वापस आएगा और हर जनता को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं अमर शर्मा और आप देख रहे हैं द भारत पोस्ट। ऐसे तो हम रोजमर्रा के जीवन में कई बड़ी खबरें देखते हैं और हम जानते हैं कि हमारे देश का विकास किस ओर जा रहा है। आज देश में बच्चा बच्चा जानता है कि देश के विकास की दर कितनी सुस्ती से आगे बढ़ रही है। वहीं देश की मीडिया असल खबरों को छोड़ डीएनए और पूछता है भारत जैसे भव्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से विकास का रुख मोड़कर एक अलग ही आसमानी उड़ानें भरती नजर आ रही हैं। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उन सभी बड़े वादों की जो भाजपा सरकार ने चुनाव के वक्त आर्थिक मोर्चे पर जनता से किया था, जिनमें मुख्यतः सबसे पहला वादा था काले धन का वापस आना। काले धन पर सरकार की गंभीरता समझने के लिए गृह मंत्री अमित शाह सहित उन सभी मुख्यमंत्रियों के बयानों को याद करते हैं, जहां उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त एक प्राइवेट चैनल के माध्यम से ये कहा था कि श्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 लाख रुपए हर खाते में देने की बात कही थी वह एक जुमला मात्र था। यदि ऐसी स्थिति आती है कि विदेशों से काला धन अपने देश को वापस लौटता है तो उसे भाजपा सरकार देश के विकास कार्यों में लगाएगी, ना कि जनता को सीधे इसे वितरित किया जाएगा। मगर लोगों की उम्मीदें तो अलग ही आसमानी उड़ानें भर रही थी। लोगों को सरकार से इस बात की उम्मीदें भी इसलिए थी क्योंकि सरकार ने लोगों के खाते जो खुलवाने शुरू कर दिए थे। आपको बता दें, जन धन खातों के ऐलान के बाद देश के भोले भाले जनता की उम्मीदें अलग आसमानी उड़ानें भरने लगी थी, क्योंकि लोगों को लगा आज नहीं तो कल इन खातों में 15-15 लाख रुपए ऐलानों के मुताबिक आ जाएंगे। मगर खातों पर 15 लाख की बात तो छोड़िए, सरकार ने अब तक यह भी नहीं बताया है कि सरकार के प्रयासों के बाद देश में कितना काला धन विदेशों से अब तक वापस लौट चुका है। इस कड़ी में दूसरा सबसे बड़ा वादा था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना। आपको बता दें, जैसा तत्कालीन स्थिति को देखते हुए आज के युवाओं में बेरोजगारी और अराजकता की स्थिति काफ़ी ज़्यादा पैदा हो चुकी है। युवा बेरोजगार होकर, शिक्षित होकर इधर उधर भटक रहे हैं, वहीं रोजगार का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिख रहा है। यदि आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दूसरा सबसे बड़ा वादा किया था हर साल छात्रों को 2 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध कराने का। यह एक नया और अद्भुत किस्म का ऑफर था देश के युवा वोटर्स को रिझाने का। रोजगार पर किसी सर्वेक्षण के अभाव में इस वादे का मूल्यांकन करना तो काफी कठिन है, लेकिन लेबर ब्यूरो की उस विभिन्न सर्वेक्षणों और आंकड़ों का यदि अब तक औसत तैयार किया जाए तो मोदी सरकार हर साल वादों के विपरीत 10% रोजगार भी उपलब्ध नहीं करा सकी है। जी हाँ, ये काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर है, लेकिन ठीक विपरीत जहां युवाओं का भाजपा सरकार को पुरजोर समर्थन मिला था, ठीक इसके विपरीत युवाओं को सिर्फ वादों का झुंझुना ही टिका गई ये सरकार। यही नहीं, बेरोजगारी की समस्या से सरकार को अवगत कराते हुए करियर 360 के एक मैगजीन प्रकाशक महेश्वरी पैरी ने कुछ सालों पहले नरेंद्र दामोदर मोदी को एक खुला पत्र भी लिखा था और बताया था कि यदि वो देश के युवा शक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं तो अगले 1 दशक में उन्हें 34 करोड़ रोजगारों का इंतजाम भी करना होगा। इसका मतलब देश में प्रतिवर्ष 3 करोड़ रोजगारों की व्यवस्था करनी होगी। फिलहाल जानकारों की माने तो इस आंकड़ों को छू पाना भी अभी फिलहाल सरकार के लिए असंभव है, जबकि ठीक विपरीत पहले नोटबंदी और अब लॉकडाउन ने युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा खेल खेल दिया है। यही नहीं, युवा अपने हक की आवाज न लगाएं, युवा कहीं जागरूक न हो जाएं, इसके लिए सरकार ने भी कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। सरकार चाहती है कि आज के युवा श्री राम के नाम के नारे में मशगूल हो जाएं और मंदिर वहीं बनाएंगे कि नारे पे मशगूल इतने हो जाएं कि उनके दिमाग से विकास और रोजगार के शब्द को ही शब्दकोश से डिलीट कर दिया जाए। अब यदि बात करें तीसरे बड़े वादे की तो वो थी विकास दर में 10% की बढ़ोतरी। अर्थव्यवस्था की विकास दर के बारे में नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में दावा किया था कि देश की विकास दर 10% तक बढ़ाने का काम मोदी सरकार करेगी। यदि ऐसा होता तो देश में समृद्धि तो बढ़ती ही, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी खुलते। मगर परिणाम आज यह आया है कि हर बच्चा जानता है और इस बात से कोई भी अछूता नहीं है कि भारत के अर्थव्यवस्था की हालात वर्तमान में कितनी दयनीय है। केंद्र सरकार की सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2020-21 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच
विकास दर में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं IMF के उन अनुमानों पर भी नज़रअंदाज करना महाबेवकूफ़ी कही जाएगी, जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ग्रोथ अनुमान घटाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और नकारात्मक खबर आई थी, जहां वर्तमान वर्ष यानी 2021 सत्र में भी देश के विकास की रफ्तार सुस्त रह सकती है। यही नहीं, सरकार ने पिछले सरकारों को कोसते हुए देश के विकास दर और लोगों को मजबूत बनाने के लिए भी काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे। आइए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। लोगों को मजबूत बनाने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं पर काफ़ी जोर दिया जाएगा, ऐसा नरेंद्र मोदी ने दावा किया था। मगर ठीक विपरीत शिक्षा, स्वास्थ्य और आवश्यक विकास में भी सरकार का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है। कई लोगों का मानना यह भी है कि पिछले 2-3 वर्षों में छात्रों के बीच असंतोष का माहौल, सरकार की गलत नीतियां और शिक्षा स्तर में होने वाली काफी कटौती भी मानी जा सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी पर्याप्त राशि के अभाव में सरकार ने अपने हाथ बांध रखे हैं, मगर फिलहाल सरकार ने इस बजट में इस स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट में अच्छा खासा प्रावधान भी दिया है। फिलहाल जानकारों की माने तो केंद्र सरकार अपने राजकोषीय सेहत दुरुस्त करने के लिए हर साल अपने खर्च में लगातार कटौती करती जा रही है, जिसके कारण जनता नाखुश है और अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित भी है। रही विकास के मुद्दों की बात, तो सरकार ने विकास के मुद्दों से भटकाकर जनता को श्री राम मंदिर निर्माण, एंटी नेशनल मुद्दा और हिंदू मुस्लिम एजेंडों में ही फंसा कर रखा है। अब आइए जानते हैं बुनियादी ढांचों पर सरकार का क्या स्टैंड है। बुनियादी ढांचों की बात की जाए तो बुनियादी क्षेत्र में भी सरकार का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किया, सरकार ने प्रयास तो किया, मगर अनियोजित और अनुभवों की कमी के आधार पर हर घर शौचालय और उज्ज्वला योजना जैसी भी सरकार की हालत को पस्त करती दिखाई दे रही है। क्योंकि आज खुलासों के मुताबिक ज़्यादातर शौचालयों का इस्तेमाल गोदाम, जानवरों को बांधने के काम और चारे को रखने के काम में आ रहा है। वहीं उज्ज्वला योजना की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि 29 लाख लोगों को लाभान्वित होने वाले वादों के एवज में सिर्फ 7 लाख लोगों ने ही इसकी दूसरी या तीसरी रिफिल करवाई थी। यानी कि गैस सिलेंडर तो मिल गए थे, मगर लोग इतने सक्षम नहीं थे कि इसे दोबारा से रिफिल करा सकें। यदि दावों के मुताबिक इस 29 लाख लोगों में से इन 7 लाख लोगों को हटा भी दिया जाए तो शेष 22 लाख लोगों पर योजना के नाम पर बहाई गई करोड़ों रुपए की राशि भी व्यर्थ चले गई, जिसका कारण अनुभवों का अभाव और अनियोजित तरीके से इस योजनाओं को लागू करना माना जा सकता है। यही नहीं, बड़े बड़े वादे और दावों के बीच विकास के गाथाओं का बहने वाला पानी भी अब धीरे धीरे सूखने लगा है। लोगों के हाथों से विकास काफ़ी दूर होता जा रहा है। आइए जानते हैं इस विश्लेषण में और अंदर की खबरें जो आपको हैरान कर देंगी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया भी अब राजनीतिक संवाद पर अपने निम्न स्तर पर है, जहां एक और लोगों को जात पात पर बांटा जा रहा है। भेदभाव अविश्वसनीय स्तर पर है और मीडिया अपने अपने पक्ष रखे हुए हैं। यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि साक्ष्य किस मीडिया के पास कितने हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी और मिस्टर पार्थव दास के लीक हुए व्हाट्सएप चैट के बाद सरकार का स्टैंड भी क्लियर अब तक नहीं दिखता। और इस लीक हुए चैट से यह भी साबित होता है कि मीडिया और सरकार के बीच बराबरी की साठगांठ है। जब इस तरह के देश के सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार का कोई स्टैंड साफ नहीं दिखता, तो यह भी कहा जा सकता है कि भ्रामक खबरों को फैलाने वाले मामलों में अब मीडिया मामूली बात बनकर रह गई है और देश के अधिकतर मीडिया को इसका कोई पछतावा भी नहीं रहा, क्योंकि इसके लिए वर्तमान के राजनीतिक दल, समर्थक, विपक्ष पार्टियां या और मतदाता यानी कि हम भी बराबर से दोषी हैं, क्योंकि हमें भी देश के आंतरिक स्थिति के लिए खुद भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। भाजपा ने अविश्वसनीय रूप से प्रभावी प्रोपोगेंडो के साथ कुछ विशिष्ट संदेशों को फैलाने का काम भी मीडिया के माध्यम से बहुत गजब का किया है। विकास मुद्दों की कड़ी पर यदि वापस लौटे तो जानते हैं और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सरकार की नाकामी एक सवालिया निशान बनकर सामने आती है। इन मुद्दों में एक अलग ही प्रभावशाली मुद्दा है सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल। आप सभी को पता है सरकार ने बखूबी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल अपनी विपक्ष पार्टियों को और विपक्षियों को चुप कराने में लगाया। यदि आप सभी की आंखों में प्रोपेगेंडा की पट्टी बंदी हो तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए खूब जोर शोर से किया जा रहा है। यदि यह मेरी गलत फहमी है और ऐसा नहीं हो रहा तो ये डरना भी स्वाभाविक है कि लोग जब अमित शाह के बेटे या नरेंद्र मोदी या कह सकते हैं भाजपा के किसी दिग्गज के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनके पीछे ईडी या सीबीआई को लगा दिया जाता है। क्या पता इस खबर का असर ये हो जाए कि कल को मेरे पीछे भी सीबीआई जांच बैठा दी जाए। फिलहाल ये एक व्यंग मात्र था। आइए बढ़ते हैं इस खबर में और जानते हैं विदेश नीति पर सरकार की क्या स्थिति है।
भारत की विदेश नीतियों की बात की जाए तो भारत की विदेश नीति भी अभी काफी खराब चल रही है, क्योंकि चीन के पास श्रीलंका में भी एक बंदरगाह है और नेपाल चीन के स्वाद में अलग मदमस्त है। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी खुलकर चीन के प्रति भारी प्यार जता रहे हैं। वहीं हम इन सभी चारों देशों से बुरी तरह घिरे हुए हैं। वहीं मालदीव मामले में भी सरकार को बड़ी विफलता का सामना करना पड़ा है, जहां भारतीय श्रमिकों को अब तक विदेश नीति की असफलता के कारण वीजा तक नहीं मिल पाया था। दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरों से आकर यह बयान देते हैं कि वर्ष 2014 के पहले दुनिया में भारतीयों का कोई सम्मान नहीं था और अब श्री नरेंद्र मोदी के विदेश भ्रमण मात्र से दुनिया में भारत को सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। अब इस खबर के दूसरे पहलुओं को समझें तो भाजपा ने यह भी आरोप लगाया थी कि आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी विपक्ष पार्टियों ने जनता के मूलभूत सुविधा के लिए कोई भी काम नहीं किए हैं, यानी कि शौचालय के निर्माण जैसी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति भी सरकार नहीं कर सकी। कहा जा सकता है कि भाजपा यह दावा कर रही है कि विकास सिर्फ किया है तो उसकी सरकार ने किया है और पिछली सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति की है। घर घर शौचालय योजना के वक्त भाजपा के एक दिग्गज नेता ने अपने भाषण में ये कहा था कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने शौचालय का निर्माण तक नहीं करवाया है। कांग्रेस ने बुनियादी ढांचों के रूप में जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है। हालांकि मैंने भी इसे बाह्य मन से स्वीकार किया था, मगर उस दिन मैंने रात को भारत के इतिहास के पन्ने पलटने शुरू किए। सन 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो हमारा देश काफी निर्धन और मजबूर स्थितियों से गुजर रहा था। देश का सारा माल अंग्रेजी शासक पहले से ही साफ कर चुके थे। हमारे पास ऐसे में बुनियादी ढांचों के लिए तमाम संसाधन और पूंजी भी पर्याप्त स्थिति में नहीं थी। इसके प्रभावों को कम करने के लिए नेहरू जी ने समाजवादी मार्ग का रास्ता अपनाया और उन्होंने PSU का निर्माण किया। हमारे पास उस स्थिति में इस्पात निर्माण के लिए भी पर्याप्त सामर्थ्य नहीं था, जिसके लिए हमने रूसियों की मदद ली और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना रांची में की थी। उस समय के मौजूदा हालात में हमने बार बार भूखे और सूखे की समस्याओं का भी काफ़ी सामना किया। हालात यह थे कि हर 2-3 सालों में भूखमरी और सूखे के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होने लगी थी। ऐसे हालात में देश के सामने लोगों को भोजन उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता बन चुकी थी, जबकि ऐसी स्थिति में शौचालयों का निर्माण आम आदमी के लिए एक विलासिता महज रह गई थी। लोगों की भूख को प्राथमिकता दी गई और 80 और 90 के दशक में अंत तक खाद्य कमियों को हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के माध्यम से खत्म कर दिया गया। जबकि तात्कालीन स्थितियों की बात की जाए तो हंगर इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत 107 देशों की श्रेणी में 94 स्थान पर आ चुका है। वहीं 14% लोग अब भी कुपोषित हैं। रही बात शौचालयों के निर्माण की, तो ठीक स्थिति वैसी ही है जैसे आज से 50 वर्षों के बाद हमारी पीढ़ी पूछेगी कि सन 2014 और 19 में भरपूर मात्रा में जीत के बाद भी मोदी सरकार ने देश के सभी घरों को वातानुकूलित क्यों नहीं किया। क्योंकि आज ये विलासिता की वस्तु है तो कल ये आम बात हो जाएगी। उसी प्रकार बीते दिनों में शौचालय भी विलासिता की वस्तु मात्र थी। चूँकि लोकतंत्र के चौथे बड़े स्तंभ यानी मीडिया का काम होता है सरकार और जनता के बीच एक मध्यस्थ बैठाने का, सरकारों की पोल खोलने का, सरकार के चुनावी वादों के अनुरूप उससे प्रश्न चिन्ह उठाने का, मगर आज की मीडिया अलग राग और धुन में मस्त है। आज यदि कोई मीडिया या कोई पत्रकार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ प्रश्न करता है, तो उसे मोदी विरोधी या सरकार विरोधी नाम दे दिया जाता है। कुछ नहीं, कुछ समर्थन कर रहे लोग यह भी कह देते हैं कि इसे सरकार के द्वारा पैसे नहीं दिए गए हैं या फिर ये राष्ट्र विरोधी का दर्जा प्राप्त कर चुका है। हम बात कर रहे थे उस नजरिए की जहां बीजेपी ने जमकर हवा दी थी उस बात को कि 70 वर्षों में कुछ भी काम नहीं हुआ है। यह स्पष्ट तौर पर एक झूठ है और लोगों के मन में ऐसी मानसिकता बैठाना भी आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस सरकार ने करदाताओं के पैसों से जहां 4000-5000 करोड़ जैसी बड़ी संख्या में पैसा प्रचार में बहाया है, वहीं आने वाले समय में यह खर्चे देश की प्रवृत्ति के स्वरूप सामने आएंगे। यानी कहा जा सकता है इतने बड़ी संख्या में ये जो प्रचार में पैसे बहाए जा सकते हैं वो आने वाले समय में देश की प्रवृत्ति के रूप ढल जाएंगे। देश ने जिस प्रकार से 2014 और 2019 में भाजपा का पुरजोर समर्थन दिया था, साथ ही भाजपा के एक भव्य जीत की मिसाल बनाई थी, इसके बाद अब लोग खुद भूल चुके हैं कि भाजपा ने उनके साथ क्या चुनावी वादे किए थे और लोगों को इसका कितना लाभ मिला है। कई मीडियाकर्मी आज भारत के असल विकास के मुद्दों से भटक कर लोगों की रंगीन दुनिया में एक अलग ही नज़ारा जहां प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां आज ये प्रश्न चिन्ह उठाने वाला एक भी पत्रकार देश में नहीं बचा है। थोड़ा बेतुका जरूर लगता है, लेकिन आज हम खुद भी इसके लिए जिम्मेदार हैं,
क्योंकि आज हम अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने पसंद के राजनीतिक दलों के रंग में इतना रंग चुके हैं कि हमें विकास के मुद्दों से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी हम न सरकार के प्रति रुचि रखते हैं, ना ही विकास के प्रति कोई रुचि रखते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पसंद की राजनीतिक दलों का समर्थन करना होता है। वहीं अंधभक्त और चमचों जैसे शब्दों का भी उत्थान इस पीढ़ी में हुआ है, जिसके कारण हमारे देश की युवा पीढ़ियों को काफ़ी भटकाया गया है और अपने अपने पसंद के दलों के पीछे पीछे विकास के एक नए मार्गदर्शन की ओर हमारा युवा पीढ़ी आज अग्रसर हो चुका है। हमारी इस वृहद और विश्लेषित खबर का सिर्फ एक ही मकसद है, आज जिस प्रकार से युवा पीढ़ी भटक गई है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश का विकास हमारे लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आज हमें सरकार, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, किसी भी दल की सरकार हो, हमें प्रश्न चिन्ह करना चाहिए कि विकास का मुद्दा कहाँ पर अटका है, विकास का पहिया कहाँ तक बढ़ा है, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। इस प्रकार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें द भारत पोस्ट, जुड़े रहें हमसे। नमस्कार।